वार्म वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस चैनल में फिर से बच्चों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, जिसका ऑलरेडी लेक्चर 1 अपलोडेड है, जिसमें हमने कॉमन ह्यूमन डिजीज की बात की थी। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी पढ़ेंगे आज हम, और ठीक है, इसकी आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी मतलब होता है कि जो बाहरी मटेरियल से, फॉरेन मटेरियल से जो होस्ट की बॉडी की फाइट करने की एबिलिटी होती है, वो इम्यूनिटी की वजह से होती है। बाहर से कोई भी डिजीज आ रही है तो बहुत से माइक्रोब से, बहुत से पैथोजेंस बाहर हैं, लेकिन सब कुछ हमें, सारे पैथोजेंस हमें डिजीज कॉज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फाइटिंग पावर होती है जो इन डिजीज से फाइट करने में हमारी मदद करती है, इन माइक्रोब से फाइट करने में हमारी मदद करती है। इसी को यही कहलाती है इम्यूनिटी। ये फॉरेन एजेंट्स जो होते हैं, ये कोई भी पैथोजन हो सकते हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हो सकते हैं, या कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस जो बॉडी को कुछ हार्म कर सकता है। कभी डस्ट भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, ये भी आएंगे। ये भी जो है ये हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं, ठीक है, ये इसे एक्टिवेट करते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है? डॉक्टर एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनिटी कहलाते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखें तो पहला है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? बहुत सी इम्यूनिटी जो होती है उसके लिए हमें पैथोजन के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं होती है, वो इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिलती है, ठीक है। ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी मतलब कि पैथोजन से फाइट करने की क्षमता, जो इम्यूनिटी हमें बर्थ के साथ मिलती है, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ होती है, उसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और ये पैथोजन की स्पेसिफिक नहीं होती है। जब पैथोजन से इनकाउंटर हमारी बॉडी हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमें नहीं मिलती है, और ये पैथोजन के संपर्क में आने पर ही, उनके कांटेक्ट में आने पर ही हमारे अंदर डेवलप होती है। ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये पैथोजन स्पेसिफिक है, मतलब हर पैथोजन के लिए, हर एक टाइप के पैथोजन के लिए हमारी बॉडी कुछ अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है, उसे हम कहते हैं पैथोजन स्पेसिफिक। मतलब कुछ अलग एंटीबॉडीज बनाती है और उसको मेमोरी के फॉर्म में स्टोर करती है, कि ताकि जब यही पैथोजन अगली बार आएगा तो वो हमारी बॉडी उससे फाइट आसानी से कर सकेगी। ये कहलाती है एक्वायर्ड। मतलब जो हमने एक्वायर किया है, पैथोजन के संपर्क में आने पर एक्वायर की है जो इम्यूनिटी, उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसको इस तरह फ्लो चार्ट से देख सकते हैं इम्यून सिस्टम में इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमें मिलती है उसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। जैसे कि फिजिकल बैरियर्स हैं, स्किन है, ये बहुत सारे जो सिक्रेशंस हैं बॉडी के, वो बहुत हद तक मदद करते हैं कि हमारे पैथोजन से फाइट कर सके, ये आती है इन्नेट इम्यूनिटी में। नेचुरल किलर सेल्स जो वायरस से फाइट करते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स होती हैं जो भी बैक्टीरियल सेल और अदर पैथोजन से फाइट करती हैं, ये होती है इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जब बॉडी हम पैथोजन के कांटेक्ट में आती है तो बहुत सी सेल्स में चेंजेस होते हैं, और ये कुछ एंटीबॉडीज उस तरह के प्रोड्यूस करती हैं जो कि उस पैथोजन से फाइट कर सके। अगर वो पैथोजन से फाइट कर सकते हैं वैसी एंटीबॉडीज, तो वो और ज़्यादा इसे बनाने की कोशिश करती हैं और उसको एक मेमोरी के फॉर्म में प्लाज्मा सेल
जो है वो उसको स्टोर रखती है, और जब नेक्स्ट टाइम वो पैथोजन फिर से इन्वेड करता है बॉडी में तो वो उसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करती है। इस तरह की एक्टिविटी को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये दो तरह की होती है, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल। सेल मीडिएटेड जो होती है वो टी सेल से होती है, टी सेल्स के थ्रू होती है सेल मीडिएटेड। और ह्यूमरल एक्टिविटी जो होती है ये बी सेल मीडिएटेड। बी सेल मीडिएटेड क्यों? बी सेल ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इसे बी सेल मीडिएटेड भी कहते हैं। इन्नीट इम्यूनिटी पहला है, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफरेंस है, मतलब कोई भी पैथोजन आ रहा है उसके लिए एक ही टाइप का रिस्पॉन्स शो कर रही है, इसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ये बर्थ के टाइम से बॉडी में प्रेजेंट होती है। बहुत सारे बैरियर्स जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो फॉरेन एजेंट को एंटर करने के लिए प्रिवेंट करते हैं, वो इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं। इसे हम 4 टाइप्स के बैरियर्स में रोक सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं इसे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है? जो बाहरी एक्सटर्नल बैरियर्स हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, जैसे कि स्किन है, ये जो सिक्रेशंस हैं वो क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वो होती है जो इंटरनल बैरियर्स हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो टाइप्स ऑफ बैरियर्स को 4 टाइप्स में बांट सकते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आएंगे, और सेलुलर और साइटोकाइन ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आएंगे। ठीक है, पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में ये माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है, जैसे कि स्किन है, ये माइक्रोब पूरी बॉडी पे कवर्ड है स्किन से, ये माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है। दूसरा म्यूकस कोटिंग, जो म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट होती है एपिथेलियम के ऊपर होती है ना, म्यूकस कोटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, ये म्यूकस कोटिंग जो होती है ये माइक्रोब्स को, म्यूकस क्या होता है? म्यूकस कार्बोहाइड्रेट होता है, म्यूसिलेजिनस चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो ये आ जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में वो सिक्रेशंस, बॉडी के सिक्रेशंस जो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, वो सिक्रेशंस आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में। जैसे कि स्टमक है, स्टमक में एसिड रिलीज होता है, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को इंटरप्ट करता है और उनको किल करता है। माउथ से सलाइवा रिलीज होता है, सलाइवा में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ये भी माइक्रोब्स को किल करता है। वेजाइनल सिक्रेशंस में भी लैक्टिक एसिड है। आईज से जो टीयर रिलीज हो रहा है, ठीक है, ईयर वैक्स जो सिरोमिनस ग्लैंड्स हैं रिलीज कर रही हैं ईयर वैक्स। केमिकल फैक्टर्स जैसे कि सीबम, लाइसोजाइम, आईज टीयर्स में भी जो है ये लाइसोजाइम पाया जाता है। और गैस्ट्रिक जूसेस, ये सब जो हैं, ये सारे सिक्रेशंस जो हैं ये क्या करते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं। तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि जो भी इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती है, जो भी पैथोजन आएगी उस पर एक्शन एक टाइप का ही होता है। नेक्स्ट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में है सेलुलर बैरियर। बहुत सी सेल्स जो होती हैं बॉडी की, ये माइक्रोब्स को इराडिकेट करती हैं, उसे हटाने का काम करती हैं। ये सेल्स क्या करती हैं? ये सेल्स जो हैं ये इन पैथोजेंस को खा लेती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करती हैं बाय सिक्रीटिंग सम केमिकल्स। बहुत से केमिकल्स को ये सिक्रीट करती हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, जैसे कि है WBC, ग्लूकोसाइड्स। ग्लूकोसाइड्स में एक टाइप है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये ल्यूकोसाइड के टाइप है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। जैसे कि आपको पता होगा ना कि ल्यूकोसाइट्स जो होती है, WBC होती है, 2 टाइप की होती है, एक ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट में 3 टाइप्स थे, न्यूट्रोफिल्स,
बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स, ये सब आपने लास्ट ईयर में पढ़ा है। और जो आपके एक ग्रैन्युलोसाइट थे उसमें थे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो इस तरह से ग्रैन्युलोसाइट का और एक ग्रैन्युलोसाइट के एक न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं ये सेलुलर बैरियर का काम करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं ये लिम्फोसाइट नहीं है, ये एक अलग टाइप की सेल है। ये ना तो पी लिम्फोसाइट है ना टी लिम्फोसाइट है, ये अलग टाइप की सेल है। ये भी सेलुलर बैरियर का काम करती है बाय रिलीजिंग सम सब्सटेंसेस। मैक्रोफेजेस जो टिश्यू में पाए जाते हैं, ये भी जो है माइक्रोब्स को फैगोसाइटाइज करते हैं, मतलब खाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस जो हैं ये टिश्यूज में पाए जाते हैं। और ये जिसकी बात हो रही है ये सारे कहाँ पाए जा रहे हैं, ये सारे ब्लड में पाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जो होती है, जैसे वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वायरस ने इन्फेक्ट किया सेल्स को, तो ये सेल्स जो हैं ये एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स। क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स जो मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये वायरस से इन्फेक्टेड हुई, तो ये इन्फेक्टेड हो गई, ये रिलीज की इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स जो है ना आसपास जो सेल पाई जाएंगी इनको बचाएंगी वायरस के इन्फेक्शन से। ठीक है ना, जैसे कोई सेल इन्फेक्टेड हो गई, ये रिलीज की इंटरफेरॉन्स, ये आसपास की सेल को बचाती हैं कि ये वायरस से इन्फेक्ट ना होने पाए। ठीक है, फैगोसिटिक सेल्स ये फैगोसाइटोसिस ये टर्म दिया था साइंटिस्ट ने मेचनिकॉफ ने। टू टाइप्स की होती हैं, माइक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस में आते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मतलब कि ये न्यूट्रोफिल सेल्स, और मैक्रोफेजेस में आते हैं मोनोन्यूक्लियर फैगोसिटिक सेल्स। ठीक है, तो माइक्रोफेजेस में पहले हम देखें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट्स। देखो इसका WBCs का क्लासिफिकेशन मैंने साइड में लिख दिया है। WBCs में को टू टाइप्स में डिवाइड किया सकता है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। स्नोफिल जो होते हैं वो स्नोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्नोफिल रेजिस्ट करते हैं, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं। बेसोफिल जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन जो इन्फ्लेमेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और न्यूट्रोफिल यही जो होती हैं मोस्ट एबंडेंट फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल ही मोस्ट एबंडेंट फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में टू टाइप के हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, तो यही जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये न्यूट्रोफिल्स ही क्या है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना ये इस तरह से कई होते हैं, इसमें अलग 3, 4, 5 न्यूक्लियस इसमें मॉर्फोन्यूक्लियर इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें 4, 5 न्यूक्लियस इस तरह से होते हैं। ठीक है, अलग अलग। न्यूट्रोफिल्स में मूवमेंट कैसा होता है? डायपोडिस्टिस के थ्रू मूवमेंट होता है, जैसे अमीबा का जो मूवमेंट होता है, अमीबा जिस तरह से मूव करता है उसी तरह ये न्यूट्रोफिल्स भी मूव करते हैं और इनके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डायपोडिस्टिस। ये भी अमीबा की तरह से इंगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं पैथोजेंस को। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में और ये सर्कुलेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में कब 6 से 60 घंटे के लिए। इन्हें कॉमनली कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। क्या कहा जाता है? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैक्रोफेजेस जो होती हैं ये लार्ज एमीबॉइड फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। ये पाई जाती है कहाँ पर? टिश्यूज में। टिश्यू में हमने पढ़ा था ये पाई जाती है
टिश्यूज में पाई जाती है फैगोसिटिक सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, इनमें पाई जाती है। ये इनगल्फ करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डेड टिश्यूज और डेड सेल्स। इसे हम कहते हैं स्कैवेंजर ऑफ द बॉडी। तो स्कैवेंजर ऑफ द बॉडी कौन सी है? मैक्रोफेजेस। और सोल्जर्स ऑफ द बॉडी क्या है? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी दे आर न्यूट्रोफिल्स। लिवर में पाया जाने, लिवर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने मैक्रोफेजेस कौन से हैं? कुप्फर सेल्स। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कुप्फर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? कुप्फर सेल्स जो है वो लिवर में पाई जाती हैं। डस्ट सेल और एलिवोलर सेल्स ये पाई जाती हैं लंग में। माइक्रोग्लियल सेल्स ये भी मैक्रोफेजेस हैं जो पाई जाती हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? जैसे कहीं पे चोट लग जाए या किसी इंसेक्ट्स काट लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन होता है सेल्स के डैमेज होने से। तो ये सेल्स जो हैं ये हिस्टामीन रिलीज करती हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ा पेन होता है, डेडनेस हो जाती है और वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। ये हिस्टामिन करते क्या हैं? ये हिस्टामिन जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं और जो इनकी जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज में जो पोर्स होते हैं ना, इनके पोर साइज को बढ़ा देते हैं। पोर साइज को बढ़ा देने से क्या होगा कि ब्लड वेसल्स के साथ बहुत ज़्यादा फैगोसिटिक सेल्स, माइक्रोफेजेस जो होंगे, मैक्रोफेजेस जो होंगे, वो इस कैपिलरीज से बाहर आ जाएंगे, टिश्यू फ्लूइड्स में आ जाएंगे, जहाँ पर ये फॉरेन मटेरियल को या जर्म्स को ये फैगोसाइटोसिस करके उन्हें किल करने का काम करेंगे। तो इस तरह से इन्फ्लेमेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए, और मतलब तुरंत रिस्पॉन्स करता है ये जब यहाँ पे चोट लगती है, यहाँ पे जो इंसेक्ट्स बाइट करते हैं। और रेडनेस उसकी वजह से आती है क्योंकि ब्लड का फ्लो उस जगह पे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे रेडनेस हो जाती है। ब्लड फ्लो होने के वजह से ही, ब्लड फ्लो तेज़ी से वहाँ पे होता है, इस वजह से ही वहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने का ये भी फ़ायदा है कि टेम्परेचर हीट भी जो है वहाँ पे जो इन्वेड करते हैं टॉक्सिक मटेरियल, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये जन्म से नहीं होती है, और ये जो होते हैं जब बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी एक्वायर की जाती है इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब जैसे कि इनेट इम्यूनिटी में सेम रिस्पॉन्स है हर फॉरेन मटेरियल के लिए, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ऐसा नहीं है, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं डिफरेंट एंटीजन्स के लिए। और ये कैरेक्टराइज्ड होती है बाय मेमोरी। मेमोरी मीन्स कि एक बार किसी पैथोजन में इन्वेड किया बॉडी में, तो फर्स्ट टाइम जो होती है वो बॉडी जो इनिशियल रिस्पॉन्स शो करती है वो लो इंटेंसिटी का होता है, जिसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है। और इस लो इम्यून रिस्पॉन्स से, लो जो इम्यून रिस्पॉन्स है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, इससे फॉरेन मटेरियल्स अगर कम मात्रा में है तो वो किल हो जाते हैं। लेकिन एक बार एक्सपोजर होने से बॉडी इन फॉरेन मटेरियल्स को अब रिकॉग्नाइज कर लेती है और इस तरह के एंटीबॉडीज अब बॉडी में ज़्यादा बनेंगे। कब ज़्यादा बनेंगे कि ये इसके जो मेमोरी सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स जो होती है ना, प्लाज्मा सेल्स, ये प्लाज्मा सेल्स जैसे फर्स्ट टाइम जब बॉडी में कोई पैथोजन इन्वेड किया और इसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट में एंटीबॉडीज थे, वो एंटीबॉडीज इससे इसको डैमेज किए। ठीक है। लेकिन इस समय इनका रिस्पॉन्स कैसा था? लो इंटेंसिटी का था, जिसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अब इस एंटीबॉडी ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब ये एंटीबॉडी जो है ये प्लाज्मा सेल्स इस टाइप की एंटीबॉडीज बनाने के लिए कैपेबल हो जाएंगी
जिन्हें हम कहेंगे अब मेमोरी सेल्स। मतलब कि इन्होंने मेमोराइज कर लिया कि इस टाइप के एंटीबॉडीज हमें बनाने हैं फ्यूचर में अगर ऐसा पैथोजन फिर से बॉडी में इन्वेड करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ये हाईली इंटेंसिटी का होता है और जिसे हम एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो क्या है, हाई इंटेंसिटी का है, क्योंकि इसे पता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में उसे पता चल गया कि किस टाइप का वो एंटीजन है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं और इसे हम कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है ये मेमोरी के वजह से होता है। जो पहले पैथोजन एनकाउंटर होते हैं बॉडी में फर्स्ट टाइम, उसकी मेमोरी के बेसिस पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स डिपेंडेंट होते हैं। अब टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फर्स्ट है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये ब्लड के थ्रू होती है, ब्लड में प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमोरल मीन्स फ्लूइड, जो भी ब्लड फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमर, तो इसलिए इसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी है। जो टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जो बी लिम्फोसाइट्स ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए। और टी लिम्फोसाइट्स ये हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज बनाने के लिए और टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, तो इस तरह की दो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। पहला है एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज बनाती हैं वो और टी लिम्फोसाइट्स जो बी लिम्फोसाइट्स को मदद करती हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए, इससे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंटीबॉडीज जो होते हैं ये क्या है, एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं जो फाइट करती हैं अगेंस्ट पैथोजन, जिससे कि वो बॉडी से निकल सके, उन पैथोजन्स को किल कर सके। एंटीबॉडीज जो है ये ब्लड में पाई जाती हैं, इसलिए इस तरह की इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। क्योंकि ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या है, बॉडी में हमारे ब्लड है, तो इस वजह से इस मीडिएटेड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स भी। ठीक है, ये जैसे दिखाया गया है बी लिम्फोसाइट्स जो है ये एंटीबॉडीज बना रही हैं, ये एंटीबॉडीज हैं और एंटीजेंस हैं। तो एंटीबॉडीज एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, वहां पे जाके बाइंड करते हैं और उसे किल करते हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को इसमें दिखाया गया है। ये दूसरे तरह का एंटीबॉडी है जो दूसरे तरह के एंटीजन पे काम कर रहा है। ये दूसरे टाइप का एंटीबॉडी है जो दूसरे तरह के एंटीजन पे वर्क कर रहा है। तो हर एक टाइप के एंटीजन के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी बॉडी में डेवलप होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया है, ये बी सेल्स हमारी क्या रिलीज कर रही हैं, एंटीबॉडीज रिलीज कर रही हैं। बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज रिलीज कर रही हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज रिलीज कर रही हैं। ये एंटीबॉडीज अब अपने स्पेसिफिक एंटीजन से जाकर के बाइंड करेंगी। जैसे कि ये ब्लैक वाले को दिखाया है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया से जाकर बाइंड कर रही है। ये रेड वाले को अलग कलर से दिखाया गया है कि ये डिफरेंट एंटीबॉडी है, ये कोकाई बैक्टीरिया से जाकर के बाइंड कर रही है। इस फिगर का दिखाने का मतलब ये है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी एंटीजन किसी भी एंटीबॉडी से बाइंड नहीं करता है, हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो इससे बाइंड करती है। ठीक है, तो एक बार ये बाइंड हो गया, उसके बाद फैगोसिटिक सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं या मैक्रोफेजेस हैं, ये इसे इनगल्फ कर लेते हैं और इस एंटीजन को डिग्रेड कर।
एंटीजेंस होते क्या हैं? एंटीजेंस, इनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 10,000 डाल्टन या इससे ज़्यादा होता है। ज़्यादातर एंटीजेंस जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं या लार्ज और दैट इज और लार्ज पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड एंटीजन तभी होते हैं जब ये प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड से बाइंड करते हैं, तभी ये एंटीजन होते हैं। अलग से ये एंटीजन नहीं होते हैं जनरली। सभी ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट नॉट ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस। सभी इम्यूनोजेंस जो होते हैं वो एंटीजेंस होते हैं, लेकिन सभी एंटीजेंस जो होते हैं वो इम्यूनोजेंस नहीं होते हैं। मतलब कि इम्यूनोजेन मतलब क्या है? इम्यूनोजेन का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस जो बॉडी को एलिसिट करे इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए मतलब इम्यून सेल्स को वो इवोक करे, वो क्या होते हैं? इम्यूनोजेन होते हैं। तो जितने इम्यूनोजेन हैं जो हमारी बॉडी में ह्यूमोरल इम्यूनिटी या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को इवोक कर रहे हैं, वो सारे एंटीजेंस हैं। लेकिन सारे एंटीजेंस, सारे मतलब सारे एंटीजेंस में सारी फॉरेन बॉडीज जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो सारी फॉरेन बॉडीज, वो सारे एंटीजेंस जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी को कोई ज़रूरी नहीं है कि रेज करें, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे बॉडी में बी सेल्स एंटीबॉडीज डेवलप करेंगी उनके इन एंटीजेंस के हमारे बॉडी में आने से। तो ये एंटीजेंस तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे एंटीजेंस इम्यूनोजेंस हों, लेकिन जो सारे इम्यूनोजेंस हैं वो एंटीजेंस तो हैं, ठीक है? हैप्टेंस, हैप्टेंस क्या होते हैं? पार्शियल एंटीजन या इनकम्प्लीट एंटीजन। ये पार्शियल एंटीजन या हैप्टेंस जो हैं ये लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और ये एंटीजेनिक नहीं होते हैं, मतलब ये इम्यून को डेवलप नहीं करते हैं जब तक कि ये एक बड़ा मॉलिक्यूल न बना लें। बड़ा मॉलिक्यूल ये बनाते हैं कैरियर मॉलिक्यूल के साथ। जब ये कैरियर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं तो ये कंप्लीट एंटीजेंस हो जाते हैं और एंटीबॉडीज से ये अब बाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के स्मॉल या लो मॉलिक्यूलर वेट वाले फॉरेन सब्सटेंसेस को जो इम्यून सिस्टम को एलिसिट नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हैप्टेंस। इनको कैरियर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है? ये स्पेशलाइज्ड सीरम प्रोटीन्स हैं। केमिकली एंटीबॉडीज होते हैं ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है? प्रोटीन्स हैं, किस टाइप के प्रोटीन्स हैं? ग्लोब्यूलिन्स हैं, इसलिए इन्हें हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। इम्यूनिटी से रिलेटेड है इसलिए इम्यूनो प्लस ग्लोब्यूलिन्स, इसलिए इसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन नाम जो है ये इसके केमिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। केमिकली हम इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं, लेकिन फंक्शनली फंक्शन इसका कैसा है? फंक्शन ये है कि एंटीबॉडी से बाइंड करता, एंटीजन से बाइंड करता है। इसलिए फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शन बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे हम इन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन है तो एक ही चीज, लेकिन इन टर्म्स ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर हम इन्हें इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन हम इन्हें एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है? सभी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं क्योंकि सारे एंटीबॉडी का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? ग्लोब्यूलिन है, इसलिए सारे एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं। लेकिन सारे इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी नहीं होते हैं, ठीक है? जितने भी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होंगे वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एंटीबॉडीज हों, ठीक है? एंटीबॉडीज में 4 इट इज अ टेट्रामर जिसमें कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। जैसे कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें वाई शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 2 एक जैसे ये और ये 2 एक जैसे हैवी चेन्स हैं और 2 ऐसे लाइट चेन्स हैं। तो 2 ये लाइट चेन्स हो गए, ये दोनों लाइट चेन्स हो गए और ये दोनों हैवी चेन्स हो गए। टिटनस और डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन ये जो थे ये फर्स्ट नोन एंटीबॉडीज थे।
ठीक है, टिटनस और डिप्थीरिया के एंटीटॉक्सिन्स जो यूज किए जाते हैं, ये फर्स्ट नोन एंटीबॉडीज थे। ये एंटीबॉडीज जो होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के। ये केवल वर्टिब्रेट्स के ब्लड में ही बनते हैं, ये ओनली वर्टिब्रेट्स के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज देखें। जैसा कि बताया कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो हैवी चेन होते हैं, ये दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है, दो लाइट चेन। ठीक है, ये जो दो लाइट चेन है, इसमें आप देखिए कि हैवी चेन और लाइट चेन में ये हैवी चेन है और ये दोनों हैवी चेन है और ये दोनों लाइट चेन है। ये दो हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, एसएस बॉन्ड होता है। ठीक है, सल्फर सल्फर बॉन्ड पाया जाता है। और यहाँ का ये इतना पार्ट जो है, ये पार्ट, ये वेरिएबल रीजन है और यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो है ये कांस्टेंट रीजन है। मतलब सारे एंटीबॉडीज में ये रीजन जो होगा ये कांस्टेंट होगा, इनका सीक्वेंस सेम होगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, ये इस रीजन में पाया जा रहा है। डिफरेंस कहाँ पाया जा रहा है, इस रीजन में पाया जा रहा है, यही वेरिएबल रीजन है। तो ये वेरिएबल रीजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीजन की बाइंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें बाइंडिंग साइट जो होती है ना वो डिफरेंट होती है, हर एंटीबॉडी में डिफरेंट होती है, जो डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं। अब ये लाइट चेन जो है, ये लाइट चेन या तो कप्पा चेन होते हैं, इसमें 2 टाइप्स के चेन होते हैं, कप्पा चेन होता है या लेमडा चेन होता है, लेकिन अलग अलग नहीं होता है। किसी एंटीबॉडी में ये चेन जो होगा ये कप्पा चेन होगा, मतलब कि 2 कप्पा चेन्स होंगे, और या तो किसी एंटीबॉडी में 2 लैम्डा चेन्स होंगे। लेकिन किसी भी एंटीबॉडी में ऐसा नहीं है कि एक कप्पा चेन हो और एक लैम्डा चेन हो। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, कप्पा और लैम्डा का नाम दिया गया है। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको H2L2 से, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। जो डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, मेजरली उसको डिवाइड किया जा सकता है 5 टाइप्स में, IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD। ठीक है, लाइट चेन मैंने बताया, लाइट चेन या तो कप्पा होता है या फिर लैम्डा होता है। हैवी चेन में ये 5 जो आपके एंटीबॉडीज हैं, इनमें हैवी चेन कौन सा है, ये जो हैवी चेन जो चेन है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है ये एंटीबॉडीज। अब IgM है, IgM में ये जो हैवी चेन है ये कौन सा होगा, म्यू चेन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर लेते हैं इसको, IgM म्यू G, इसको पहले सीक्वेंस से आप याद कर लीजिए, MgADE, MgADE, जिसे हम लोगों ने याद किया था कि 1-2 स्कूल्स हैं मतलब गोरखपुर में, MG नाम का एक स्कूल है और एक AD नाम का स्कूल है। ये दोनों स्कूल सामने सामने हैं, तो इस तरह से ये आ जाता है MgADE। ठीक है, और इसको भी सीक्वेंस से याद करें, म्यू गामा अल्फा डेल्टा एप्सिलॉन। ठीक है, म्यू गामा अल्फा डेल्टा एप्सिलॉन, MgADE म्यू गामा अल्फा डेल्टा एप्सिलॉन। इस तरह से याद कर सकते हैं आप इसको। M जो होता है ये पेंटामर होता है। पेंटामर मतलब कि 5 एंटीबॉडीज इस तरह से, 5 एंटीबॉडीज इस तरह से क्लस्टर बनाए होते हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, और इस तरह से ये 5 एंटीबॉडीज इस तरह से क्लस्टर बनाते हैं, जिसे हम पेंटामर कहते हैं। इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ये IgM जो होते हैं ये फर्स्ट डेवलप होते हैं आफ्टर इन्फेक्शन। फर्स्ट डेवलप आफ्टर इन्फेक्शन कौन सा है, IgM है। IgG ये न्यू चेन है, सॉरी गामा चेन है, गामा चेन का ये हैवी चेन गामा चेन है। और लाइट चेन जो है, सब में की बात हो रही है, लाइट चेन इनमें कप्पा भी हो सकता है और लैम्डा भी हो सकता है, या तो दोनों कप्पा होगा या फिर दोनों लैम्डा होगा। गामा चेन ये मोनोमर होते हैं,
अकेले मतलब मोनोमर होते हैं ये, इस तरह पेंटामर या डाइमर नहीं बनाते, मोनोमर होते हैं। एंड क्रॉस प्लेसेंटा, ये आईजीजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए फेटस में आते हैं, इसलिए ये पैसिव इम्यूनिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जब प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये फीटस में आ गए तो बाय बर्थ ये प्रेजेंट है एंटीबॉडीज, इसलिए ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैसिव इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आईजीए ये डाइमर के फॉर्म में होते हैं, दो एंटीबॉडीज इस तरह से रहते हैं हमेशा, ये डाइमर के फॉर्म में होते हैं और ये एक्सटर्नल बॉडी सिक्रेशंस में पाए जाते हैं, जैसे सलाइवा में, टीयर में, स्वेट, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क होता है आफ्टर डिलीवरी, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, वो है आईजीए। ठीक है। आईजीडी, आईजीडी मोनोमर है, ये एक्टिवेट करता है बी सेल्स को टू सिक्रीट मोर एंटीबॉडीज, अदर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। आईजीई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये। IgG that is responsible for passive immunity, IgA जो एक्सटर्नल बॉडी सिक्रेशन से पाए जाते हैं, और IgE ये भी मोनोमर में रहता है, अकेले रहता है, और ये एलर्जी के टाइम में और पैरासिटिक इन्फेक्शन के टाइम में, जैसे हेलमिंथ इन्फेक्शन या हेलमिंथस इन्फेक्शन होता है, उस टाइम में इनका लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है। तो इसका लेवल अगर बढ़ा हुआ रहता है ब्लड में, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन है या फिर कोई एलर्जी है। एलर्जी के केस में या पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में IgE का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली अटैक टू द पैथोजन, पैथोजेंस को डायरेक्टली अटैक करती है। टी लिम्फोसाइट्स जब एक बार इनमें डिफ्रेंसिएशन हो जाता है तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मूव कर जाती हैं। टी लिम्फोसाइट खुद कोई एंटीबॉडीज सिक्रीट नहीं करती हैं, खुद कोई एंटीबॉडीज सिक्रीट नहीं करती हैं, लेकिन ये एंटीबॉडीज लाइक मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं एंटीजन रिसेप्टर, इनके सरफेस पे, ये टी लिम्फोसाइट है तो इनके सरफेस पे इस तरह से एंटीजन रिसेप्टर इस तरह के एंटीजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट्स ये आइडेंटिफाई करती हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, ये इन्फेक्टेड सेल्स जिनमें एंटीजन उनके सरफेस पे होता है, जैसे ये कोई इन्फेक्टेड सेल है, इनके सरफेस पे एंटीजन है, तो ये एंटीजन, ये इन्फेक्टेड सेल के सरफेस पे एंटीजन है, ये एंटीजन रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर लेगा। ठीक है। और जब ये बाइंड कर लेगा तो ये रिलीज करेंगे साइटोकाइंस, जो डिस्टर्ब कर देती हैं इन्फेक्टेड सेल्स को। ठीक है। टी सेल्स जो है ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है कि टी सेल्स हैं, टी सेल्स के सरफेस पे एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, बी सेल्स एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं, टी सेल्स एंटीबॉडीज रिलीज नहीं करती हैं। टी सेल्स के सरफेस पे एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं। ये एंटीजन रिसेप्टर्स ये बाइंड किससे करेंगे, एंटीजन से बाइंड करेंगे, और एंटीजन कहाँ है, एंटीजन जो है ये सरफेस पे है, इन्फेक्टेड सेल के सरफेस पे है। जब ये एंटीजन रिसेप्टर जो टी सेल पे से बाइंड करता है तो टी सेल्स रिलीज करती है साइटोकाइंस, ये साइटोकाइंस होती हैं ये इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। तो ये सेल्स के ऊपर पाए जाने वाले जो एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ट्रांसप्लांटेशन। जैसे बॉडी का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस समय हम डॉक्टर्स चेक करते हैं कि उनकी बॉडी में जो सेल है, जो टी सेल्स हैं,
उनके सरफेस पे ये जो एंटीजन रिसेप्टर्स हैं ये किस टाइप के हैं। अगर सेम टाइप के होते हैं तो भी ट्रांसप्लांटेशन डोनर और रिसिपिएंट के बीच में पॉसिबल है, अदरवाइज नो। तो इस तरह के ट्रांसप्लांटेशन जैसे हार्ट, आई, लिवर, किडनी, इन सब के लिए ये टिश्यू मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक बार जब ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो पेशेंट्स को इम्यून सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, मेडिसिन्स दी जाती हैं, ड्रग्स दिए जाते हैं इम्यून को सप्रेस करने के लिए। सप्रेस करने के लिए किस लिए दिए जाते हैं? क्योंकि जो भी फॉरेन मटेरियल है, जो भी डोनर का ऑर्गन दिया जा रहा है, जो भी पार्ट दिया जा रहा है ऑर्गन का, वो जो है वो बॉडी उसको कायदे से एक्सेप्ट कर सके, उसे मतलब फॉरेन की तरह उसके साथ बिहेव ना करे, इसलिए सप्रेसेंट्स देते हैं और पूरी लाइफ तक उसे देना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा कि उसे बॉडी नॉन सेल्फ की तरह से उसे वो बिहेव करने लगेगी और जो ग्राफ्ट होंगे, जो फॉरेन ऑर्गन हैं, जो फॉरेन टिश्यूज हैं, उनको वो रिजेक्ट कर देगी। अब इसको डायग्राम से दिखाया गया है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे मैंने बताया टी सेल्स के सरफेस पे क्या है? एंटीजन रिसेप्टर। ये सेल्स, ये जो दिखाया जा रहा है ये क्या है? एंटीजन रिसेप्टर्स। और ये सेल है जो कि इन्फेक्टेड है, किसी वायरस से इन्फेक्टेड दिखाया गया है, ये वायरस से इन्फेक्टेड है और ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स हैं। यहाँ पे सरफेस पे ये एंटीजन्स आ गए, इनसे वायरस जब इन्फेक्ट किया तो ये एंटीजन्स जो है ये रिप्रेजेंट हो गए एमएचसी प्रोटीन। एमएचसी प्रोटीन सरफेस पे पाए जाते हैं सेल्स के और इनके सरफेस पे ये एंटीजन्स आ गए। अब ये एंटीजन्स जो हैं ये बाइंड करेंगे टी सेल्स से और टी सेल्स साइटोकाइन रिलीज करेंगी और इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी, इन्फेक्टेड सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं, जो एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स ये बोन मैरो में डेवलप होती हैं। ये ना तो बी सेल है और ना ही टी सेल है। लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स वायरल इन्फेक्शन में फर्स्ट रिस्पॉन्स कौन शो करता है? एनके सेल्स शो करती है, नेचुरल किलर सेल्स शो करती है। ये फर्स्ट सेलुलर रिस्पॉन्स शो करती है वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे। इंटरफेरॉन्स क्या होती हैं? ये नेचुरल एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। जो सेल्स इन्फेक्टेड हो जाती हैं वायरस से ना, वायरस से जो सेल्स इन्फेक्टेड हो गई, ये इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन्स रिलीज करती हैं जो कि क्या करेंगे? जो आसपास की और सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे कि ये सेल्स जो हैं वो वायरस से इन्फेक्टेड ना होने पाए। तो इन्फेक्टेड वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन्स रिलीज करती हैं, ये एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ये बाकी सेल्स, अपने आसपास की सेल्स को बचाती हैं कि ये सेल्स जो हैं ये वायरस से इन्फेक्ट ना कर पाए। कैसे बचाती हैं? ये वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ये जो होता है ये स्लो प्रोसेस होता है और जब इसे टाइम लगता है फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स होने में। ये कैसे होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी जब हमें बॉडी में एंटीजन जाता है, एंटीजन हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती हैं जो इन एंटीजन से फाइट कर सके। तो ये क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। इस ये जनरेट होती है बाय इंजेक्शन ऑफ, जैसे कि हमारी बॉडी में जब इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन दिया जाता है तो वैक्सीनेशन में एक्टिव इम्यूनिटी के लिए क्या करते हैं कि जिससे जो माइक्रोब है, माइक्रोब जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को डेवलप करना है, कोई डिजीज है जैसे कि मम्स है या मीजल्स है, उस डिजीज है, तो इसके अगेंस्ट बॉडी में
एंटीबॉडीज़ को डेवलप करना है तो इन माइक्रोब्स के स्मॉल डोज इंजेक्ट कर दिए जाते हैं चाइल्डहुड में आफ्टर बर्थ कि इसको इंजेक्शन दे दिया जाता है कि जब स्मॉल डोज इतना दिया जाता है कि उसके वजह से बॉडी में कोई डिजीज़ तो नहीं होगी, लेकिन उसके वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट बनाए रखती है और मेमोरी सेल्स के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेती है। अब जब नेक्स्ट टाइम होगा, जब ये मम्स के जर्म्स नेचुरल वे में जब हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं पहले से, मेमोरी सेल्स के फॉर्म में ये एंटीबॉडीज़ हैं। अब जब उसे पता चल गया कि हाँ इसने अटैक किया है सेम टाइप के एंटीजन ने जिसकी एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर हैं, तो उसमें वो रेप्लिकेशन होने लगता है और बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जिससे कि ये फाइट कर सकें। तो इस तरह से, या फिर ये क्या हुआ कि बहुत माइल्ड माइक्रोब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन ये माइक्रोब अगर बहुत कम अमाउंट में भी बॉडी के लिए डेंजरस है तो इन माइक्रोब्स को एटीन्यूएटेड कर देते हैं। एटीन्यूएटेड मतलब क्या करते हैं, उसे केमिकल ट्रीट कर देते हैं जिससे कि इसकी स्मॉल अमाउंट भी बॉडी में जाए तो बॉडी को कोई हार्म ना हो, कोई डिजीज़ कॉज ना हो, लेकिन वो इम्यून सिस्टम को इवोक कर दे और एंटीबॉडीज़ को बनाने लगे बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस किया जाता है। ये माइक्रोब्स जब बॉडी में एंटर करते हैं, ये आइडेंटिफाइड बाय बी सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स एंटीजन की तरह से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और बॉडी की जो बी सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाने लगते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ जो हैं, अब नेक्स्ट टाइम जब एक्सपोजर होगा तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये पैथोजन को किल कर देंगी। पैसिव इम्यूनिटी ये कहीं पूछा जा चुका है कि क्विक प्रोसेस कौन सा है, एक्टिव इम्यूनिटी क्विक है कि पैसिव इम्यूनिटी क्विक है। पैसिव इम्यूनिटी क्विक प्रोसेस है क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, जैसे कुछ एंटीबॉडीज, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है कि उनसे एंटीबॉडीज़ बना करके किसी दूसरे एनिमल में उनके थ्रू एंटीबॉडीज़ बना करके एंटीबॉडीज़ को बॉडी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो और बहुत सारे एंटीबॉडीज़ ऐसे भी जो हैं जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं और जिनके लिए एंटीजन का एक्सपोजर ज़रूरी नहीं है, उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो क्विक प्रोसेस है ये और इसमें इम्यून रिस्पॉन्स शो करने के टाइम ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि एंटीबॉडीज़ पहले से बॉडी में रेडीमेड प्रेजेंट होते हैं या एंटीबॉडीज़ को डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जब पैथोजन बॉडी में इन्वेड करते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स ये क्विक रिस्पॉन्स शो करता है क्योंकि एंटीबॉडीज़ बॉडी में पहले से प्रेजेंट है और ये सेल्स बी और टी सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं क्योंकि एंटीबॉडीज़ पहले से बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे कि कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क जो है मदर का, ये येलोइश फ्लूइड होता है जो सिक्रीट होता है मदर से ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ लैक्टेशन। इसमें IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और IgG जो ट्रांसफ़र होती है फीटस से, प्लेसेंटा से फीटस में, ये एंटीबॉडीज़ भी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आज हमें इतना ही पढ़ना था और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, इसको कंप्लीट करेंगे। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, इन्नीट इम्यूनिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको चैप्टर। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
वैक्सीन। तब तक के लिए चैनल के साथ बनी रहिए और देखते रहिए अपना चैनल बायो क्लासेस। बाय बाय।